बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिलसिले प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मुगेरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त धरती धड़ियुनि लाइ फ़ैसिला थियणु खपनि जिन फ़ैसिलनि सां घटि में घटि आम माण्हू खे रिलीफ मिली सघे। त या त फ़ैसिलो उन वक़्तु जॾहिं पाकिस्तान जे मुल्क जे मुख़्तलिफ़ माण्हुनि मुख़्तलिफ़ सियासी जमातुनि खे वोट ॾेई ऐवान में पहुचायो ऐं उन वक़्तु मैनिफेस्टो में जेके वादा ऐं वचन पाकिस्तान जी तमामु सियासी धुरियुनि कया उहे वॾा अहम आहे। कंहिं चयो त इक़्तिदार में ईंदासीं अव्हांखे सस्ती तालीम सस्ती सिहत ॾींदासीं, उनजी मैनिफेस्टो में हो। कंहिं चयो त तव्हांखे बिजली या यूनिट घटि में घटि 200 खां घटि यूनिट ऐं 500 खां घटि यूनिट जेके हूंदा उहे तव्हांखे फ्री मिलंदा, छाकाणि त पाड़ेसरी मुल्क हिंदुस्तान में इहा बि कंहिं चई सघूं था त आम आदमी पार्टी जेका दिल्ली में जंहिंजो वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल हुयो उन इहो ऐलान कयो। उन खां पोइ हिंदुस्तान जे मुख़्तलिफ़ सूबनि में इन ते सियासत थी ऐं अहिड़ी रीति जेको आहे सो दिल्ली में 200 खां वधीक घटि यूनिट जेके हुया उन्हनि खे उन्हनि फ्री कयो। उहा ई पाकिस्तान में बि जेको आहे सो वादा वचन ऐं लॉलीपॉप जंहिंखे चऊं, जेको आसिरो ऐं दिलासो जेको चऊं पाकिस्तान में बि ॾिनो वियो किथे न किथे सियासी धुरियुनि जे तरफ़ां त तव्हांखे सस्ती तालीम त ॾींदासीं पर महांगी जेका बिजली आहे उन जा यूनिट तव्हांखे फ्री मिलंदा। अॼु ॻाल्हि कयूं त महांगाई अरूज ते आहे। विफ़ाक़ी बजट अचण खां पोइ पाकिस्तान जो अवाम कल्ह राति मूं समेत मां सम्झां थो को बि राति न सुतो हूंदो, छाकाणि त जेका बजट कल्ह विफ़ाक़ी हुकूमत पेश कई उन खां किथे न किथे ईअं नज़र अचे पियो त हर शइ महांगी थींदे नज़र अचे पई। ॻाल्हि सिधी आहे त पेट्रोल ते जेका टैक्स लॻाई वई आहे उन टैक्स खां पोइ पाकिस्तान जो हर माण्हू इहो सोचे पियो त यकीनी पेट्रोल सां वाबस्ता सभु शयूं आहिनि जंहिंसां ॻाल्हि करे सघिजे थो त ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ऐं ॿियूं शयूं जेके आहिनि उन ते वॾो असरु पवंदो ऐं महांगाई अञा बि वधीक जेको आहे सो कर खणंदी ऐं माण्हुनि खां जेको रोज़मर्रा जूं शयूं आहिनि उहे खाइण पीअण खां खसींदी। अहिड़ी रीति अॼु जेको आहे सो पंजाब असेंबली में जेको आहे सो माली साल 2024 ऐं 25 जी टैक्स फ्री बजट पेश कई वई ऐं तय आहे त टैक्स फ्री बजट पेश करण सां गॾोगॾु पंजाब जेको पाकिस्तान जो वॾो सूबो आहे तय आहे त वज़ीर आला पंजाब निस्बतनि ॿियनि सूबनि जे मरियम नवाज़ साहिबा जहिड़ी रीति कमु करे पई त किथे न किथे पंजाब जा माण्हू इहो सोचनि पिया त हिन बजट में जेके मुख़्तलिफ़ अंग अखरनि जी हेर फेर कई आहे पंजाब हुकूमत बि, पर टैक्स फ्री बजट ॾिनी आहे उहा बि वॾी अहमियत शामिल आहे। सिंध जी बजट जी ॻाल्हि कयूं त सिंध में बजट बि जेको आहे सो सुभाणे पेश थींदी, पर ईद वेझो पहुती आहे। 17 तारीख़ ते ईद आहे, पर ईद सां गॾोगॾु जेके ही क़यामत बढ़जी ऐं जेका माण्हुनि जे मथां जेका बजट ऐं महांगाई जेका किरी आहे उहा वॾी अहम आहे। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान इम्तियाज़ ख़ान फ़रहान साहिबु आहिनि, असां सां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। सीनियर साफ़ी आहिनि, तज़िया निगार आहिनि। अतीक़ साहिबु आहिनि जेको आहे सो सीनियर जेको आहे सो तज़िया निगार आहिनि, माशी एक्सपर्ट आहिनि जेके असांखे जेको आहे सो उन्हनि जॉइन कयो आहे वीडियो लिंक ते, टेलीफोन ते जॉइन कयो आहे। ऐं इन सां गॾोगॾु इफ़्तिख़ार शेख साहिबु आहिनि, उहे बि जेको आहे सो माशी एक्सपर्ट आहिनि। उन्हनि सां जेको आहे सो चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची जा सदर बि आहिनि, उन्हनि असांखे जॉइन कयो आहे, उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी। मैं पहले इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर ये फरमाइएगा, एक तो सर तय है कि ये वफाकी बजट जैसे मैंने अपने स्टार्ट में इंट्रो में कहा, कहीं ना कहीं इस वक्त लग ऐसे रहा है कि हर चीज़ महंगी होती हुई नज़र आ रही है और जो टैक्सेस में मज़ीद इजाफा किया गया है इससे आम बंदा तो समझ से बालातर है। आज भी मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने ये सवाल किए वफाकी वज़ीर से कि जी आपने ऐलानात तो किए हैं, बातें तो की हैं, मगर आप बताएं कि जो 32,000 रुपये की सैलरी जो आपने रखी है कि कम से कम होनी चाहिए और आम बंदा जो है उसमें कैसे गुजारा करेगा। 18,000 कल भी मैं जिक्र कर रहा था अपने मौजूद मेहमानों के सामने कि गैस का बिल आ जाता है, बिजली का बिल 22,000 रुपये आ जाता है आम बंदा। तो ये आम बंदा को समझा सकेंगे आप? आपका बड़ा एक तवील तजुर्बा है कि आम बंदा इस बजट को एक दोस्ताना बजट समझे या फिर कहे कि वफाकी हुकूमत ने ये IMF का बजट पेश किया है। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो बात आपने स्टार्ट की है ये सैलरी से, वहाँ से मैं स्टार्ट करते हुए चलूँगा और आपको आगे जो आपने सवाल किया उस पर भी आऊँगा। जो 32,000 जो सैलरी क्लास को दिया था उसको उन्होंने 5,000 बढ़ा के 37,000 कर दिया जी। देखिए, इस वक्त जो महंगाई का आलम है, 37,000 रुपये में मैं नहीं समझता कि किसी का घर चलेगा, लेकिन इंडस्ट्री के लिए 37,000 रुपये से ज़्यादा 37,000 रुपये देना एक मुश्किल ज़रूर मरहला है। लेकिन मुझे ये पता है कि जो एक आम लेबर है, आम क्लास है, वो 37,000 से ज़्यादा वो टाइम मिलाकर तो उसका सैलरी बनती है। लेकिन 37 करना मैं ये समझता हूँ कोई मायूब बात नहीं है, 5,000 रुपये बढ़ाना, क्योंकि आजकल जो महंगाई का आलम है
उसमें ये 5,000 रुपये की इंक्रीमेंट जो है ये कोई मायने नहीं रखती जो इस वक्त हालात महंगाई की है। तो आप बजट की बात करें तो बजट ओवरऑल अगर आप देखें, बजट जो कल पेश किया गया था, आज आया है फाइनेंस बिल, और कल जो है उन्होंने गोमा गो सा बजट दिया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। उसके अंदर कई चीजें नहीं बताई थी, लेकिन ये जरूर बताया था कि 35 to 40% हम इंक्रीज कर रहे हैं अपने टारगेट के अंदर। अब 12,700 अरब का टारगेट दे रहे हैं, जो पहले 9,000 था, तो 3,500-600 अरब का जो एक्सपेक्ट प्लस हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो टैक्स में जाएगा ही ना। तो जब आज हमने फाइनेंस बिल उठाया है तो सबसे पहले हमारी नजर पड़ी उस पर, जो एक दूध होता है, दूध, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको उस जी। बजट की, कि दूध जो होता है, जो बच्चे भी दूध पीते हैं, हर आम आदमी भी वो दूध पीता है, जो ड्राई मिल्क होता है और तमाम मिल्क जो उसके अंदर दूध के है किस्म है, वो तमाम पहले 18% सेल टैक्स से फ्री था। 20% ड्यूटी होती थी और 18% उस पर सेल टैक्स नहीं लगाया जाता था, क्योंकि ये आम लोगों के इस्तेमाल की चीज थी। उस पर अब सेल टैक्स की छूट खत्म हो गई है। शायद ये छूट जो खत्म की गई है ये IMF के कहने से की गई है, लेकिन ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हर घर में हर आदमी इस्तेमाल करता है, और इम्पैक्ट जो है इसके अंदर टोटल ड्यूटी का इम्पैक्ट जो है वो 85% आ रहा है। 85% ड्यूटी में ये आइटम कभी इम्पोर्ट नहीं होगी, क्योंकि लोगों की जरूरत तो है, लेकिन जरूरत पूरी होगी स्मगलिंग से। स्मगलिंग में ये आइटम चली जाएगी, क्योंकि जो भी आइटम सेलेबल आइटम होती है वो अट्रैक्ट करती है अगर ड्यूटी हाई हो टू दी स्मगलर्स। हमने तो ये तजावीज़ दी थी अपने बजट के अंदर कि ये आइटम स्मगलिंग प्रोन है, जिसमें स्पेयर पार्ट्स भी है और बहुत सारी आइटम है, इस पर हाई रेट ऑफ ड्यूटी है जो 85% से ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। उसको वर्केबल ना हो उसके लिए ड्यूटियों को आप 5-7% पे लेके आएँ, ताकि रेवेन्यू, आपको ये गारंटी हम देते हैं कि रेवेन्यू आपको डबल मिलेगा, क्योंकि वो इम्पोर्ट में आ जाएगी। ठीक है। स्मगलिंग में जाने से आप गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलता। तो इस किस्म के बड़े इन्होंने इकदाम किए हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि अभी आने वाले दिनों में महंगाई होगी। एक्सपोर्टर की अगर बात करें तो ये कहते हैं जी, इन्होंने बजट में कहा है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इनको गैस का पैकेज को ठीक करना पड़ेगा, बिजली के पैकेज को ठीक करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट हो नहीं रही है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो हमने पहले भी इनको कहा था कि गैस की प्राइस वो प्राइस रखें जो ओगरा ने मुतय्यन की है, जिसके अंदर सारी प्रॉफिट एंड कॉस्ट एवरीथिंग इज उसमें शामिल है। तो 1360 रुपये में लेके आए, और बिजली की प्राइस जो इंडस्ट्री को दे रहे हैं आप, आसपास रीजन वाले 4 से 8 सेंट में दे रहे हैं, और हमें वो 18 सेंट की मिलती है। इसलिए हम ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना हम बढ़ा सकते हैं। हम उसी सूरत में बढ़ा सकते हैं कि हम रीजन से कम्पीट करें, ये भी हमारा मुतालबा था। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने ज़रूर कहा है कि हम जो है वो सनतों के लिए कुछ काम कर रहे हैं इसके अंदर, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। बिजली की उन्होंने बात की है कि बिजली में हम कुछ रैशनलाइज तरीके से करेंगे, लेकिन वो भी हमें कोई ख़ास नज़र नहीं आया। हमें जो नज़र आया है वो ये नज़र आया है कि 40% जो इन्होंने 3500 अरब रुपया जो बढ़ाना है, उससे महंगाई की तरफ एक तरफ फिर लेके जा रहे हैं ये। जबकि हमारा ये मुतालबा था, ताजिरों का मुतालबा था कि आप नए टैक्स पेयर पैदा करें, पुराने टैक्स पेयरों पर बोझ मत डालें, वरना और महंगाई होगी, और महंगाई होने से पाकिस्तान सही सिमत में नहीं जाएगा। ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज दें, इतनी इस तरह की पॉलिसीज दें कि इकॉनमी बेहतर हो, लोगों को मुआशी हल मिले, और लोग गुर्बत की लकीर से जो नीचे जा रहे हैं वो ऊपर आए, और SMEs जो है जो बंद होने वाली है वो बंद ना हो, और थोड़ा बहुत वो उसके अंदर सर्वाइवल का चांस हो। देखें, बात यह है कि जब तक आप लोकल इंडस्ट्री को आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उसकी सर्वाइवल को नहीं देखेंगे, आप नई इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते। जो भी नई इन्वेस्टमेंट आती है वो लोकल इंडस्ट्री को देखती है कि लोकल इंडस्ट्री अगर चल रही है, वो सर्वाइव कर रही है और उसके अंदर पोटेंशियल है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके आते हैं। लेकिन अगर यही नहीं चल रही, यही बंद होने के दहाने पे है, तो मैं नहीं समझता कि बाहर से आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगी और ये लोकल ये इंडस्ट्री को नहीं चलेगी। सर दूसरी बात बड़ी अहम है अपनी जगह पे मैं वाज़ेह तौर पे कह सकता हूँ कि ये अवाम दोस्त, ये ताजिर दोस्त बजट नहीं है। इसके अंदर IMF की झलक नजर आ रही है। इन्होंने ये चीजों को देखना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अवामी दोस्त बजट नहीं है। मैं जो है इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर आप और कैसे देखते हैं सर इस पहले तो इस बजट को, क्योंकि जैसे अतीक साहब ने कहा कि ये तो IMF का बजट है, अवाम दोस्त बजट नहीं नज़र आ रहा उनको। जी इफ्तिखार साहब सही सुन पा रहे हैं?
सर माइक म्यूट है, अगर इसको अनम्यूट कर दीजिएगा, आपकी ऑडियो हमारे तक नहीं पहुंच रही। इफ्तिखार साहब कोने पे होगा, माइक अनम्यूट कर लें सर, कोशिश करें कि आपकी ऑडियो हमारे तक आ जाए। तब तक मैं इम्तियाज़ खान फरहान की तरफ जा रहा हूँ। इम्तियाज़ खान फरहान साहब, पहले तो जो आसो तवा की आप उर्दू में बात करें क्योंकि दो हमारे गेस्ट समझ सकें सर। कैसे देख रहे हैं सर ये अवामी दोस्त बजट है? जैसे अतीक साहब कह रहे हैं कि मुझे तो अवामी दोस्त बजट नज़र नहीं आ रहा, मगर इसके साथ साथ आज पंजाब ने 2024 और 25 टैक्स फ्री बजट पेश कर लिया सर। समझते हैं कि सूबा सिंध के लिए और केपी के लिए और बलूचिस्तान के लिए एक बड़ी चैलेंजेस होंगे कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा, उन्होंने टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि कल ये सिंध गवर्नमेंट भी टैक्स फ्री बजट पेश करेगी, और जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बात की थी कि जो आदाद व शुमार का जो अंग अखर जो खेड हुआ ना, वो करे वो पेश करना, वो टैक्स फ्री बजट दे देंगे बिल्कुल। लेकिन ये जो आपको हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उन्हें भी आँख खोल लेनी चाहिए और कान भी खोल के सुनना चाहिए कि असल में हम हुकूमत को सिर्फ कहते हैं ये इंटरनेशनल माफिया जो IMF की सूरत में है वो हमारे अगेंस्ट है, आवाम के, गरीब आवाम के, जो हायर जो एलिट क्लास है जिसे अशाफिया कहते हैं, उनके ख़िलाफ़ नहीं है IMF। वो उनको साथ मिलाती है जो बहुत कम तादाद में है, और उनको साथ मिला के आवाम जो एक बड़ी तादाद में 20-22 करोड़ यानी 24 करोड़ की आबादी है, उसमें ये आप इलीट को निकाल दें 1 करोड़ करके, बाकी 20-22 करोड़ से जो है ये लूटते हैं। ये कैलकुलेशन अगर आप करें मजमूई तौर पर, तो मैं और आप देखें तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो इन्होंने टैक्स बढ़ाने की कोशिश की। औरंगजेब साहब को तो पैसे नहीं देने, उन्होंने ना टैक्स देना है, ना वो पाकिस्तान के बाशिंदे हैं। वो तो आए तो उनका शनाख्ती कार्ड तो बाद में सारा हुआ, पहले जब थे अब तो वो नहीं है। बिल्कुल मोइन कुरैशी का पार्ट 2 कह लें या पार्ट 3 या पार्ट 4, हफीज़ शेख का पार्ट 2 कह लें आप, और दूसरे जो बाहर से बजट बनाने हर गवर्नमेंट में आते हैं, ये भी एक इस गवर्नमेंट के अंदर जो कि अवामी कहला रही है, लेकिन इम्पोर्टेड जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी तरफ तो मजबूरी है ना हमारे पाकिस्तान की सर, जब तक इंपोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होगा तब तक तो बाहर की से जो पैसे लेने दीगर मामलात और IMF से तो होता तो IMF का मिनिस्टर है ना सर। अगर देखिए आपको याद होगा, मुझे याद है कि बीबी की आई थिंक के सेकंड गवर्नमेंट थी जी, और और उसमें इसी तरह का IMF का एक प्रेशर आ रहा था, तो बीबी ने अपने सारों को, मीडिया जो कमेटी थी उस वक्त मैं भी मीडिया कमेटी में होता था, और जो पॉलिटिशियन थे उनको सबको जमा किया, उनको सारे प्रेशर से बताया और कहा कि मेरे ऊपर ये प्रेशर आएगा IMF का और ये आ रहा है। तो इसको रिलीज़ करने के लिए उन्होंने जो अपने वफूद बना के पॉलिटिशियन के खिलाफ पास भेजे और कहा मेरे खिलाफ बात करें, अपने खिलाफ बातें करवाई उन्होंने कि IMF का डेलीगेशन जब तक आया ऐसा माहौल बन चुका था कि IMF का जो डेलीगेशन था वो डिफेंसिव हो गया था। अब IMF ने मीडिया पर्सनस को ख़रीदता है वो, और पॉलिटिशियंस के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी और जो बड़े टाइकून है बिजनेसमैन उनको खरीदता है, उनसे एक माहौल बनाता है। हुकूमत अंडर प्रेशर आ जाती है, हुकूमत अंडर प्रेशर आती है, वो सारी की सारी अपनी मनमानी कराते हैं। अब आप देखें कि बजट को आए हुए 24 घंटे नहीं हुए थे, IMF ने उस पर इत्मीनान का इजहार कर दिया था। तो असल में हम हुकूमत को रो रहे हैं, हमें अब IMF के खिलाफ एक काम करना चाहिए, IMF के खिलाफ जाना चाहिए कि जनाब आप बात करते हो गरीबों की कि जी हम तो हुकूमत को ये टैक्स रिफॉर्म के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं करते। मगर क्या टैक्स रिफॉर्म एक आम आदमी के, क्योंकि ये इलीट इतना पेट्रोल यूज़ नहीं करते, इतना फ्यूल यूज़ नहीं करते, इतना ये अशिया खुर्दनोश यूज़ नहीं करते, ये बहुत सारी चीज़ें नहीं करते। वो ऐलानात तो करते हैं ना, जैसे कहते हैं कि हातिम ताई की कब्र को लात मारने वाली बात की कि जी बिस्किट नहीं होगा, चाय नहीं होगी, पेट्रोल तनख्वाह नहीं लेंगे, तो वो तो और मराते हैं। देखिए अतीक साहब ने जो है बड़ी अच्छी कैलकुलेशन और बहुत तरीके के साथ एक सारी बात डिफाइन कर दी है कि अब ये मैं पहली मरतबा, मैं आप भी सुन रहे हो, मैं ये पहली मरतबा ये इस्तिलाह सुन रहा हूँ कि ये बजट अवाम के खिलाफ भी नहीं है, अवाम के भी खिलाफ है और ताजरों के भी, ना अवाम दोस्त है ना ताजिर दोस्त है। इफ्तिखार साहब आप सही सुन पा रहे हैं हमें अभी? जी मैं सही सुन अच्छा, इफ्तिखार साहब आप क्या समझते हैं, वैसे ताजिर कारोबारी शख्सियत के ये बजट अवाम दोस्त है या अवाम दुश्मन है? जैसे थोड़ी देर पहले इम्तियाज़ खान फरहान साहब ये फरमा रहे थे कि अब ताजिर भी इस बजट को समझते हैं कि ये अवाम दोस्त नहीं है, ताजिर दोस्त नहीं है। वफाकी बजट की बात कर रहा हूँ सर। जी वफाकी बजट के लिए हमने तजावीज़ पेश की, हमने प्राइम मिनिस्टर से और फाइनेंस मिनिस्टर से मीटिंग की जी, और मीटिंग करने के बाद हमने अपनी सिफारिशात उनको दी। वो सिफारिशात में हमारा खुद ख्याल था कि ये जो चीज़ें हैं हमने जो पॉइंट आउट की हैं, देखिए इस दफ़ा जो हमने पॉइंट आउट की थी
वो हमने ये पॉइंट आउट की थी कि जो महंगाई का आलम है और जिस तरह मईशत चल रही है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें, उस पर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें ताकि हम लॉन्ग टर्म सौदे कर सकें जी। और हमें पता हो कि आज के 1 साल के अंदर अंदर हमारे साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, कोई ऐसा रोज नहीं आएंगे और कोई प्राइस नहीं बढ़ाई जाएगी गैस बिजली के। एक 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 रोड मैप देना चाहिए था, जिसके लिए हमने उनसे बात की और दे एग्री। उसके बाद हमने स्मगलिंग के खिलाफ बात की कि स्मगलिंग प्रोन आइटम ये है, इसको नीचे लेके आए, यहाँ से रेवेन्यू आपको आएगा। हमने गारंटी दी थी कि आपको 150-200 अरब वहां से रेवेन्यू आएगा, जो इस वक्त स्मगलर की जेब में जाता है और पाकिस्तान की किटी में नहीं आता। इसके अलावा जो चोरी है, बिजली की चोरी का जो तमाम मलबा जो है अवाम पे डाल दिया जाता है, इंडस्ट्री पे डाल दिया जाता है, वो चोरी को रोकने के क्या क्या तरीके हैं, उसको रोके। हम आपके साथ हैं। ताजिर बरादरी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के मफाद के लिए बात करेगी और कोशिश करेगी कि जो जो लीकेज है वहां पर ताजिर बरादरी आपको साथ दे, ठीक है। लीकेज को खत्म करें। नए टैक्स पेयर लेके आए, इतनी बड़ी आबादी है, वो आदमी जो इस पाकिस्तान के अंदर कमाता है, चाहे वो एग्रीकल्चर से कमाता हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल चला के कमाता हो, चाहे वो रिटेल करके कमाता हो, जो भी कमाता है, अगर एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर कमाता है तो उसको टैक्स नेट में आना चाहिए ताकि ये बर्डन सब शेयर। बिल्कुल जी। 40 लाख आदमी है, उसी को आप पिसते जाएं, उसी को आप ऑडिट करते जाएं। इसलिए ये सारी चीजें हमने जब इस बजट में नहीं देखी, तब हम ये कहते हैं कि ये ताजिर दोस्त बजट नहीं है। जी जी इसके अंदर देखें बहुत सारे अवामिल होते हैं। आप अभी तो SROs आने हैं, अभी तो RD के SROs आने हैं, अभी एग्जाम्पशंस के SRO आने हैं, अभी जो एग्जाम्पशंस खत्म की है इन्होंने वो SROs आने हैं। तब तो सर ये जैसे इम्तियाज खान फरहान साहब फरमा रहे थे कि ये अब पहले तो ताजरों को कहीं ना कहीं जो है उनकी बातों को सुना जाता था, समझा जाता था माजी में, मगर इस दफ़ा तो ताजर तो सही मगर जो सबसे बड़ी इत्तेहादी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज उनको भी बनाने की कोशिश कर रही थी वफाकी हुकूमत, मगर उन्होंने भी एहतजाजन कल जो है इस बजट सेशन में जो है जब बजट पेश कर रहे थे वफाकी वजीर, तो बैठने से जो है इनकार कर दिया और वो नहीं बैठे। आज भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे, जो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे और ख़ास तौर पर उन्होंने ताजिर और अवाम की बात की कि इसको अवाम दोस्त होना चाहिए। मगर जब ये सूरत हाल हो तो आप ताजिर कहाँ होंगे सर, जब उनके इत्तेहादी उनके साथ नहीं है? देखें, मैं तो यही आपसे कर रहा हूँ कि देखें कभी भी लॉन्ग टर्म मईशत आप आसपास देख लेना, जितने रीजन में हमारे ममालिक हैं, वो जितनी भी पॉलिटिकल सिचुएशन गड़बड़ होती है, लेकिन मईशत को एक पटरी पर चलाए रखते हैं, उसको छेड़ते नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होने से बहुत सारी चीजें बिगड़ जाती हैं। तो लिहाजा पॉलिटिशियंस को चाहिए, तमाम पॉलिटिशियंस को चाहिए कि जब भी पाकिस्तान की मईशत की बात करें, ये सब एक पेज पे बैठे और एक पेज पे बैठकर जो बेहतर है पाकिस्तान के लिए वो रास्ता मुतय्यन करें। लेकिन अनस्टेबिलिटी होगी तो कभी भी एक फैसले अच्छे नहीं होंगे। एक पार्टी फैसला करें या दो पार्टी फैसला करें, लेकिन 5 साल के लिए हुकूमत है तो 5 साल का फैसला होना चाहिए। कम से कम 5 साल के लिए एक राह मुतय्यन होनी चाहिए जिसमें तमाम सियासी जो है अनस्टेबिलिटी जो हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। ये बैठना चाहिए, बैठकर सॉर्ट आउट करना चाहिए, जो आवाम के हक में हो, जो मईशत के हक में हो, वो फैसले होने चाहिए, ना कि जो IMF के हक में है। इफ्तिकार साहब, मजीद ये लेवी टैक्स जो लगाई गई है, अगर पेट्रोलियम मंसूजात पे बात करें, मैंने जैसे अपने इंट्रो में कहा था कि आम जो बंदा इस वक्त आपको देख रहा है उसको आप समझा सकें, क्योंकि आपका तो एक तवील तजुर्बा है कि अगर आप एक इंडस्ट्रियल हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कारोबारी शख्सियत हैं, अगर आपको पेट्रोल जो है वही महंगा मिलेगा तो आप अपनी इंडस्ट्री, फैक्ट्री और तमाम चीज़ें जो हैं आम रिटेलर तक कहाँ कैसे पहुंचाएंगे, किस तरह से वो सेल करेंगे, किस तरह से? ये एक्चुअली ये गिमिक है जी जो इन्होंने की है, ये लेवी जो लगाई है 20 रुपए, ये इन्होंने क्या किया है जी, पेट्रोल का डाउनवर्ड ट्रेंड है इस वक्त जी, और डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो आगे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है मजीद होगा। जी, इफ्तिकार साहब की आवाज़ हम तक पहुँचे, अगर वो सही ऑडियो हो जाए तो उनसे बात कर सकेंगे, शायद सिग्नल प्रॉब्लम है। अतीक साहब, आप तक आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल सर। ये जो मैंने इफ्तिकार साहब के सामने सवाल रखा था कि ये जो वो समझाना चाह रहे थे, मैंने कहा आम बंदा जो इस वक्त देख रहा है, बहैसियत कारोबार शख्सियत, बिजनेसमैन या आम जो ताजिर है, वो
आम बंदा तो ये समझेगा जी 20 रुपए तो इन्होंने लगाए हैं, मगर इसके असरात क्या पड़ेंगे आने वाले दिनों में, यकीन नहीं। जैसे शायद इफ्तिकार साहब यही समझाना चाह रहे थे कि आलमी मंडियों में कहीं ना कहीं आने वाले वक्तों में जो इस वक्त दुनिया की जो ग्लोबल वार जो है वो कहीं ना कहीं अब कम होती हुई नज़र आई, तो पेट्रोल की मनसूबियात में कमी नज़र आ रही होगी इनको, हमें भी जो नज़र आ रही है, आपको भी शायद नज़र आ रही। तो ये पहले से इन्होंने फैसला कर दिया कि 20 रुपए जी पहले तो ये बढ़ा दें, बाद में देखा जाएगा। अगर बेहतर आप समझा सकें देखने वालों को। पिछली दफा जब डाउनवर्ड ट्रेंड आया है तब भी 20 रुपए का एक आवाज आई थी, 15-16 रुपए इन्होंने कहा था, और उस 15-16 रुपए की जगह 5 रुपए का इन्होंने इम्पैक्ट लिया है। तो इसी तरह ये 20 रुपए जो है ना यहाँ से लेना चाहते हैं, जितना इम्पैक्ट आता जाएगा लोगों को ये पता लगेगा जी 5 रुपए कम हो गए, 6 रुपए कम हो गए, लेकिन आलमी मंडी में 20-20 रुपए का नीचे आने का मतलब ये है कि लोगों को 20 रुपए का फायदा मिलना चाहिए। जब बढ़ता है तो एकदम 50 रुपए 30 रुपए बढ़ा देते हैं, तो जब नीचे आ रहा है तो इसमें लेवी लगा दी गई है ताकि उसको कंट्रोल करके प्राइस को चलेंगे ये। जी अतीक साहब। जी सर मैंने आपके सामने भी सवाल रखा था, इफ्तिकार साहब ने उसका जवाब दिया है, आप क्या देखते हैं सर? मोहतरम इफ्तिखार साहब मेरे सदर हैं और मैं वो गुफ्तगू जब रीड नहीं कर लेते आप जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की जी, और तमाम बातों पर उन्होंने काफी डिटेल में बात की। मैं थोड़ा सा और आगे बताता हूँ। जी जी कर रहे हैं कि 60 रुपए की लेवी थी और उसको 80 किया जा रहा है। देखिए पिछले दिनों बात ये हो रही थी कि जो कुछ भी हो, लेवी हो या सेल टैक्स हो, ये डायरेक्ट प्रोविंशंस को चला जाता है और उसको कर्ज के सहारे अपने फिस्कल डेफिसिट्स को पूरा करना पड़ा। और कर्ज की हालत ये कि हम 130.4 डॉलर माफ कीजिएगा और डोमेस्टिक डेट में 43.43 ट्रिलियन रुपीस पहुंच गए। इतना बड़ा हमारा बोरोइंग का जो हम अपने डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए करते, तो जी कार्बन टैक्स लगा दिया जाए। तो कार्बन टैक्स तो लगा नहीं, तो उन्होंने कहा 20 रुपए की लेवी बढ़ा दी जाए। की गई थी कि 60 रुपए की लेवी को रिड्यूस कर दिया जाए ताकि लोगों को मजीद रिलीफ मिले और लॉजिस्टिक सपोर्ट सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, ओवरलैंड ट्रांसपोर्टेशन, बिल्कुल फार्म टू मार्केट, मार्केट टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टू मार्केट, इस तरह जो हमारे या पोर्ट टू मार्केट, ये सारा कुछ जो इतना लॉजिस्टिक का गोरख झंडा है, कारोबार बैठ गया और इतनी महंगी हो गई है कि हमारा इफ्तिकार साहब आप जहाँ पे मौजूद हैं शायद मोबाइल्स के सिग्नल वहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं, अगर कोई थोड़ी सी जगह चेंज करें तो हम आपको सही सुन भी पा रहे हैं और आपके इस बातों से जो है आम देखने वाले और हम कुछ न कुछ उसमें से समझ सकेंगे कि आपकी जो एक तजुर्बा है उससे जो है आम लोगों तक जो है बात पहुँच रही है, उसमें ऑडियो में बड़ी वो हो रही है। अब अगर आप बोलिए। जी सर, सॉरी अतीक साहब। अतीक साहब चले नेटवर्क का इशू है, कोशिश करें कि उनकी आवाज़ जो है मुझ तक पहुंच सके। इम्तियाज़ खान फान साहब, दूसरा बड़ा अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत सी चीज़ों पे इस वक्त वफाक से नाराज़ है। पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर से चारों सूबों के वज़ीर आला जब मुलाकातें की, NFC अवार्ड और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था, मुख्तलिफ जगहों पर कहा कि ये 18 वजारतें जो हैं इनको जो है ना ख़त्म किया जाए। आज जो है वफाकी वज़ीर ने यह भी ऐलान किया कि जी हम उस पर सोच रहे हैं और उनको बंद करने का, कि जी 18 वजारतों का जो खर्चा है वाक़तन। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर में और मैनिफेस्टो में और जलसागाह में जो एक ऐलानात थे कि ये 18 वजारतें जो हैं 18वीं तरमीम के बाद जो है इनको नहीं होना चाहिए। तो समझ में आ रही है कि अब वाक़तन अगर ये फैसला होता है तो क्या होगा, फिर इससे असरात बेहतर पड़ेंगे मैशियत पे कि 18 वजारतें ख़त्म होती हैं तो ज़ाहिर का साथ पड़ेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई रियल किस्म की इख्तलाफात हैं या नाराज़गी है। एक अगर पॉलिटिकल नाराज़गी लेकर रखेंगे और कहेंगे, मिसाल के तौर पे पंजाब में जो हतक के इज़्ज़त का बिल है वो जो कानून लागू हो गया और उसमें पीपल्स पार्टी बड़ी उज़्मा हो गई, उसने कहा जी हमारा ताल्लुक ही नहीं है,
भाई गवर्नर को छुट्टी पे क्यों भेजा? गवर्नर तो आपका ही है ना वहां पर, और गवर्नर गए बुला के, इसका सर वो मतलब साइन है नहीं करते तो ऑटोमेटिक दिन के बाद तो वैसे ही खुद हो जाता ना, वो तो हो ये जाता। मैनेजमेंट हाँ। की ना, एक मैनेजमेंट की, ताकि हम विड्रॉ हो जाए। अब 18 वजारतें थी जब इब्तदाई दिनों में, जो बहुत सारे डायलॉग हुए, इसमें ये भी हो जाता। और मसला ये है कि जो बजट है, बजट में आप अभी पीपल्स पार्टी की आवाज आ रही है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसकी तैयारी में हमें एतमाद में नहीं लिया गया। तो भाई आप पैरेलल बजट पेश कर देना, लाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना पैरेलल बजट पेश करें कि हमसे अगर मशावरत की जाती तो हम ये चीजें देते। अब अगर सिर्फ यही बात करेंगे जी मैंने अटेंड नहीं करना है और हम आएंगे नहीं, या वापस से, आज तो शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब के पास भी बिल्कुल कि आप उसको तय करें ना, बताएं। अच्छा ये सिर्फ जैसे अब ये हमारे दोनों ताजिर बिरादरी के नुमाइंदे मौजूद हैं, अतीक साहब मौजूद हैं, इफ्तिखार साहब मौजूद हैं, वो प्रपोजल भी तो बता रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि हमने ये कहा हुकूमत से कि इसमें अगर ऐसा करेंगे तो ये होगा। तो यही पॉलिटिशियन को भी करना चाहिए। पीपल्स पार्टी सिर्फ ये नहीं कह सकती कि जनाब हमें एतमाद में नहीं लिया, तो वो जो भी राइवल प्रपोजल्स के लिए या ये कि राइट वाले प्रपोजल के लिए, वो उसको सामने लाना पड़ेंगे। एक आपको चाहिए भाई बजट पेश कर दें, आप पैरेलल बजट जो है वो अनाउंस करके बीच में लाएं, आप पीटीआई को ऑन बोर्ड लें। जो मौलाना फजल रहमान, मैं अतीक साहब की तरफ जाऊंगा। अतीक साहब, अब आप सुन पा रहे हैं सर? जी अतीक साहब, अतीक साहब आप सही सुन पा रहे हैं? कोशिश करें कि अतीक साहब को अगर दोबारा कनेक्ट करें। इफ्तिखार साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा था सर, आप सही सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा सर, दूसरा ये है कि जैसे अभी बात कर रहे थे इम्तियाज खान फरहान साहब, वो फरमा रहे हैं कि देखिए जी, जैसे ताजरों ने तजवीज़ दी थी वक्त हुकूमत को भी और इत्तेहादियों को भी और अपोजिशन को भी ऐसी तजावीज़ देनी चाहिए थी, और उस पर पोस्ट बजट जो है उनको पेश करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि देखिए जी ये इस तरह से जो है इस सेक्टर में आप इस तरह से काम कर सकते हैं, मगर उस तरह से नहीं हुआ। तो आप समझते हैं कि अब ये जो मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं, और ख़ास तौर पर हम इंडस्ट्री की तो बात करते हैं, सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो है कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री सर। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, आप और हम कराची में अगर बात करें तो हमें वो बंद होती हुई नज़र आ रही है। सीमेंट पे टैक्स लगा दिया, इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया, और सरिये और रॉ मटेरियल जो है जिसे कबाड़ी कहें, उस पर जो है ना उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी। उनको कहा कि आपको तो छूट है जी, क्योंकि वो कल भी हम जिक्र कर रहे थे, कहीं ना कहीं शायद फेडरल हुकूमत में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी इंडस्ट्रियां हैं, शायद उनको फ़ायदा मिल सके सर। इफ्तिखार साहब, देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि IMF का प्रेशर था कि जी इस सेक्टर पर तवज्जो दी जाए और उस पर कुछ टैक्स लगाया जाए। ठीक है। और इन्होंने सीमेंट और लोहा और ये सारे सामान जो है, जो इंडस्ट्री पहले ही बंद हो रही थी और सारी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर जैम होकर रखी हुई है, इन्होंने इसके अंदर ज्यादती की है। इसके अंदर सीमेंट पर 1 रुपया बढ़ा दिया गया है फौरी तौर पर, और इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। लोहे में भी इसी तरह मसला, कंस्ट्रक्शन जो है वो मैं नहीं समझता कि उनको वारा खाएगी और बहुत मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। उनका पूरा मुतालबा था कि हमारे सेक्टर्स को ना छेड़ा जाए। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में हुई है, और वो 20 महीने से इस इन्वेस्टमेंट जो है ना इनकी रुकी हुई है, और वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे। उसके अंदर वो रिलीफ मांग रहे थे, वो रिलीफ उन्होंने ही मिला। और ये सारा सेक्टर के अंदर मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन की जो मसनूआत है, सीमेंट, लोहा, इन चीज़ों पर जो है वो लेवी बढ़ाकर, और वो उनके लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी है। इस तरह के बहुत सेक्टर्स हैं। देखिए बात ये है कि मुगल साहब के जब भी बजट बनता है उसके अंदर ये देखा, इनकी अपनी एक प्रॉब्लम्स होती हैं, एक अपनी मसलहत होती है, लेकिन हम बिजनेस कम्युनिटी एक बात इनसे करती है कि आप जब भी बजट बनाएं हमारी इंडस्ट्री को मद्देनज़र रखें कि हमारे सेक्टर्स, हमारी इंडस्ट्रीज जो है उनका पहिया चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। देखिए इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट होती है। इस वक्त जो है SMEs बंद है, इस वक्त जो है ये सेक्टर बंद है, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर बंद है, और बड़ी इंडस्ट्री जो है ना वो भी मुश्किल का शिकार है। अगर ये सारी तमाम मुश्किलात अगर इकट्ठी कर देंगे तो उससे इंडस्ट्री रुक जाएगी। इंडस्ट्री का पहिया रुकने से हमारी एक्सपोर्ट रुक जाएगी, हमारा बड़े मसले मसाइल होंगे। लोग जो है मतलब वफाकी हुकूमत शेख साहब ये भी तस्लीम कर रही है कि रवां साल और पिछले सालों में बड़े जो है ताजिर और इंडस्ट्रियल और बहुत से लोगों ने सोचा भी है, और कई लोग जो है पाकिस्तान से बैरून मुल्क चले गए। तो फिर ये क्या होगा? जैसे माजी में हमने देखा था कि जब
शहर कराची से लेके पाकिस्तान के हर शहर में दहशतगर्दी और आग लगी हुई थी और भत्ता हो रही थी। उस वक्त आपको याद होगा कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है वो पड़ोसी मुल्क यानी कि बांग्लादेश मुंतकिल हो गई, इवन के फैसलाबाद से, कराची से। ये इस वक्त भी कराची से जो है ना लोग जो हैं वो पंजाब और दूसरे शहरों पे मुंतकिल हो रहे हैं, जो छोटी इंडस्ट्री है। नंबर 2 जो बाहर जा रही है, देखें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट उसी वक्त होगी, लोकल आदमी भी उस वक्त इन्वेस्टमेंट करेगा, कारोबारी आदमी जब वो भी फील कि जी मेरा सरमाया सेफ है। अगर मेरा सरमाया सेफ है तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, वरना वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। वो 22% आपका इस वक्त 20.5% का आपका इंटरेस्ट रेट है, तो वो कहता है कि मैं अपने पैसों को महफूज रखूं। जब पैसा महफूज रखने के लिए बैंक्स में जाता है तो उस पर तो कारोबार नहीं हो सकता ना। कारोबार एक्टिविटीज तो उस वक्त होगी जब पैसा सरमाया जो है वो मार्केट में आएगा। और इस सिचुएशन में जब ये सिस्टम हो, जब अनस्टेबिलिटी हो पॉलिटिकली, और ये बजट इस किस्म का पेश किया जाए उसके बाद, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और बाहर की एफडीआई भी नहीं आएगी। इस वजह से कि लोकल इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है तो बाहर से क्या आएगा? तो फ्लाई तो पैसा होगा, पैसा भी फ्लाई होगा, लोग अपनी इंडस्ट्री को भी फ्लाई करेंगे। तो गवर्नमेंट को ये जरूर सोचना चाहिए था इस बजट के अंदर कि सिर्फ IMF का प्रेशर नहीं लेना। सर दूसरा FBR की बात करें, आज कई वफाकी वजीर के सामने ये भी सवाल उठाए गए मोहम्मद औरंगजेब के सामने कि FBR जो है उन्हीं लोगों के जो है सिम बंद कर रही है जो पहले से ही बेचारे टैक्स दे रहे थे। तो ये भी तो है ना ताजरों के लिए बड़ा मसला कि जो टैक्स पहले ही दे रहे थे और शायद कुछ लोगों ने जो टैक्स नहीं जमा कराया तो फौरी तौर पर उनके सिम बंद किए, मगर नए टैक्स इस सिस्टम में लाने के लिए इतने लोग हैं, उन पर तवज्जो नहीं दी जा रही। देखें इस वक्त गवर्नमेंट ने आपने देखा होगा 3 स्लैब कर दिए हैं। ये कौन सा सिस्टम है 3 स्लैब करने का? जी एक स्लैब तो वो है जो टाइम पर देगा, एक स्लैब वो आ जाएगा जो टाइम पर नहीं देगा। देखें मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि भाई हमारी तजावीज़ उठा के देख लें। हमने गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप नए टैक्स पेयर पैदा करें। अब नए टैक्स पेयर कैसे पैदा करेंगे वो तरीका भी हमने बताया है। हमने कहा जी नए टैक्स पेयर उस वक्त पैदा होंगे जब आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को प्रिविलेज देंगे। आप इश्तिहार करें उस बात का और लोगों को बताएं कि टैक्स पेयर के साथ हम ये प्रिविलेज दे रहे हैं। उनकी क्यूज अलग है, उनका सिस्टम अलग है, उनका टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनके नादरा, पासपोर्ट, ट्रैवलिंग, ये हमने फैसिलिटीज़ दे रखी है। 20% डिस्काउंट दे रखा है ट्रैवलिंग में, हर चीज़ में हमने ये दिया हुआ है। तो लोग इंक्लाइंड होंगे ना। बिल्कुल लोग तो ये सोच रहे हैं कि जनाब अगर हम टैक्स पेयर में आ गए तो हमें तो नोटिस आएंगे, हमें तो ये इन्होंने छोड़ना नहीं है FBR ने, क्योंकि FBR का तरीकाकार तो आपको पता ही है कि वो कोई छोटी सी चीज़ होती है और नोटिस दे देते हैं, ऑडिट करते हैं, और फिर जो आपको पता है उनका तरीक़ेकार में कितने लोग मुश्किलों में आ जाते हैं। तो इसलिए लोग उस तरफ आते नहीं हैं। और ये गवर्नमेंट हम कह के थक गए हैं, पिछली गवर्नमेंट से भी कहा है, इस गवर्नमेंट को भी कह रहे हैं कि टैक्स पेयर पैदा करें ताकि बोझ बटे। आपने जो नुक्ता उठाया मैंने वही अतीक साहब के सामने रखूंगा। अतीक साहब ये बड़ी अहम बात है और वफाकी हुकूमत ने ये भी फैसला किया है जो कि अच्छा वो कोशिश करें दोबारा मिल जाए, मगर यही बात मैं इम्तियाज़ खान फरहान साहब के सामने रखूँगा जो इस वक्त शेख साहब कह रहे थे कि इम्तियाज़ साहब ये भी वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि सिवाय हज के यूरोपीय मुल्कों में ट्रैवल करने वाले टैक्स ना देने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो वीज़ा पे सफ़र नहीं कर सकेंगे, एयरपोर्ट से बाहर मुल्क नहीं जा सकेंगे। तो सर ये तो पता नहीं कितने लोग हैं, ये फौरी तौर पर जो ये ऐसे फैसले होते हैं इनके असरात क्या पड़ेंगे? तय है कि आपकी फिर दीगर जो इंडस्ट्री है वो भी तो बैठ जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर बैठ जाएगी। फिर जो आपका रेमिटेंस जो आते हैं ना, जो बाहर जॉब के लिए जा रहे हैं या वो करने जा रहे हैं, वो भी हुकूमतें इकदाम करती हैं, बदमाशी नहीं करती। ये तो बदमाशी वाला इकदाम है कि जनाब हम रोक देंगे, हम अब बाहर नहीं जाने देंगे, उसको वो नहीं करने देंगे। इस तरह थोड़ी होता। अगर कोई काम के लिए बाहर जा रहा है तो मुल्क में भेजेगा ना। ये मेहरबानी की उन्होंने कहा हज और उम्रे पे जाने देंगे, हज उम्रे पे बिल्कुल वो बाकी नहीं जाने देंगे। हज उम्रे पे भी रोक लें तो क्या कर सकते हैं इसमें? इस तरह नहीं होता। देखिए मैं इसको मुगैरी साहब एक या तो ये है कि मुल्क में तय हुआ है कि लोकल इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज किया जाएगा, लोकल इन्वेस्टमेंट को ख़त्म किया जाएगा और जो बैरूनी इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया जाएगा, जो कि पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल होगी अगर ऐसा कहीं किसी मरहले पर सोच लिया गया है। या फिर ये मैं समझता हूँ कि IMF के और IMF के पैरोल पे आके हुकूमत SIFC
जो कि एक बड़ा इदारा बनाया है बिल्कुल। और बड़ी थिंकिंग के साथ बनाया, उसके खिलाफ साजिश हुई है पूरी की पूरी। जो सारा एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है कि जब आप इतने मुश्किलात पैदा कर देंगे, SIFC फैसिलिटेट करके चाह रही है कि इन्वेस्टमेंट आए, तो क्यों आएगी इन्वेस्टमेंट? और फिर लोकल इन्वेस्टर जो अपनी इन्वेस्टमेंट की एक सिक्योरिटी चाह रहा है, वो आप उसको देने को तैयार नहीं है, उसको मलाइन भी कर रहे हैं। और मैं और आप रात दिन सुनते हैं टैक्स देने के बावजूद कि पाकिस्तानी अवाम, औरंगजेब साहब भी फरमा रहे थे जो वफाकी वजीर है, कि पाकिस्तानी अवाम टैक्स नहीं देते और जी वो जो अस्पताल हैं वो फला चीज़ें इमदाद से चल सकती हैं, मुल्क नहीं चल सकते। तो वो जो अभी ये इफ्तिखार साहब फरमा रहे थे, जो टैक्स दे रहे हैं उनको फैसिलिटेट क्या कर रहे हैं आप? किस किस्म का कर रहे हैं कि भाई उनको बिजली, पानी या और दूसरी चीज़ों में, पासपोर्ट बनवाने में या उनके बच्चों के एडमिशन में या अब्रॉड जाने में क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं? किसी किस्म की आप कर नहीं रहे। सख्त से सख्त इकदाम आप कर रहे हैं। मैं तो समझ रहा हूँ ये बजट SIFC के खिलाफ है कि इन्वेस्टमेंट किसी तरह से रुक जाए। जब आप इतनी सख्ती कर देंगे, इतनी सारी, इसके ऊपर तो लेना चाहिए, सबको एक्शन लेना चाहिए। और ये मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, बिलावल भुट्टो जरदारी हो गए, इमरान खान हो गए, सरदार अख्तर मेंगल हो गए, ये एमल खान वली हो गए, ये सिर्फ बयानात से जान नहीं छुड़ा सकते। अगर इस बजट में खामी है तो उसके सब जिम्मेदार होंगे, ये सारे के सारे जिम्मेदार होंगे। सिर्फ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें कि उधर से बैरिस्टर गौर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, शिबली फराज कर लें, उधर से मौलाना फजल रहमान साहब कर लें, इधर से जनाब फरतुल्ला बाबर या बिलावल भुट्टो साहब या XYZ यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें कि जनाब हमें एतमाद में नहीं लिया गया। एतमाद में नहीं लिया गया तो आप पैरेलल अगर नहीं कह सकते तो तजावीज़ के साथ एक बजट सामने लाए कि जनाब इसमें ये चीज़, इसमें इस्लाहात होनी चाहिए। आपने 12,000 तकरीबन 13,000 अरब रुपए का टास्क तो दे दिया FBR को, अगर वो ये पूरा नहीं करता तो फिर क्या होगा? वो तो अफसरान घूमते रहते हैं। और अगर इसको पूरा करने के चक्कर में वो आपके इन्वेस्टर से या टैक्स पेयर के साथ कोई ज्यादती करेंगे, उसको कौन रोकेगा? उसका क्या तरीक़ेकार है? क्या हम वही अदालती सिस्टम में जाएं कि जहां पे बरसों सिर्फ शिकायत के ऊपर अजाले के लिए रहे, या कोई आप उसका कोई तरीक़ेकार ढूंढेंगे? अब जैसे वो नए जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए आप आगे जाएंगे ना भाई, दुकानदार के पास या और दूसरों के जैसे छोटे ताजरों, दुकानदारों में जो तजवीज़ थी 1500 रुपए पे जो है ज़्यादा जो है दुकानदारों पे भी टैक्स लगाया जाए, उनको भी टैक्स इस सिस्टम में लाया जाए। मुगई साहब पहले आया था ना एक, शायद आई थिंक मिफ्ता ने किया था कि भाई 3,000 रुपए, उससे तो आप उनको मगर फैसिलिटेट करें कि भाई बिजली की मद में आपको जो बहुत सारी चीजें वो होगा। अब देखिए 41, हमारे ड्रामेबाजी ये होती है कि बिजली का शॉर्टफॉल, वो कितने है बिजली का शॉर्टफॉल? 41,000, जो आपको याद होगा PDM की गवर्नमेंट में एक, जब ये सेनेट के अंदर स्टैंडिंग कमेटी में आया था कि 41,000 समथिंग मेगावाट हमारे पास अवेलेबल है और पीक टाइम में हमें 26,000 मेगावाट जरूरत होती है। ये 13-14,000 जो मेगावाट इजाफी है जो IPPs को हम इस उसके नाम पे जो यानी कि एक जो खास इन्होंने टर्मिनोलॉजी उसके अंदर डाली कैपेसिटी के ऊपर, हम उन्हें जो पेमेंट करते हैं हजारों अरब रुपए, वो किधर जाते हैं? वो अपनी बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में ले भाई। आप उनसे कहिए जो 13-14,000 मेगावाट है आप इसको यूटिलाइज करें, सस्ते रेट में यूटिलाइज करें। अगर आपको वो 5 रुपए या 50 रुपए यूनिट पड़ रहा है, आप 30 रुपए यूनिट अगर इनको दे तो कितना सारा पैसा आप जो IPPs को दे रहे हैं वो इन बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से ले सकते हैं कि इनको कहें कि जी हम सस्ती बिजली आपको देंगे, ये बाकी 13-14,000 मेगावाट भी यूज करें। ऐसा बेवकूफ बनाते हो। नेप्रा में पता नहीं कौन, इन लोगों को भी हलफ उठाना चाहिए। नेप्रा हो, ये सारे हो ना, इनसे भी हलफ उठाना चाहिए। कल सिंध का बजट जो है 2024 और 25 का जो है वो पेश होने जा रहा है। उम्मीद रख सकते हैं कि तरक्याती जो है मद में जो है सिंध हुकूमत पैसे रखेगी। 10% तक अब जो खबरें आ रही हैं कि वो तनख्वाहों में वो इजाफा करेंगे, ये बिल्कुल कम है। 10% तो मैं समझता हूँ कि जैसे 25 से 20% किया गया है इजाफा वफाकी हुकूमत की जानिब से, तो सिंध की तरफ से भी कुछ ऐसे इक़दाम होते हुए नज़र आएंगे कि आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ ऐसा फैसला होगा। ये मुझसे पूछा? जी, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। देखें, अगर मिसाल के तौर पे आपने मिनिमम 35 जो आ रहा है कि सिंध के बजट में 35,000 रुपीज़ जो मिनिमम सैलरी के लिए कहा है, अगर इसको हम रख लें तो अगर इसमें 10% होगा तो कितने 350 कितने रुपए का, थोड़े से मैं 3,500 ऐसे करके, और जिसकी 1 लाख रुपए भी होगी उसके 10,000 रुपये पड़ेंगे, 2 लाख वाले के 20,000 रुपये पड़ेंगे। इजाफा होना चाहिए ताकि कंपनसेट किया जाए जो आप महंगाई का एक तनासुब बढ़ेगा उसके अंदर। और फिर देखिए, एक आप अपने इंट्रो में बात कर रहे थे, ये हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है जो उन्होंने वादा किया है, अब इसको सब देख रहे हैं कि सोलर सिस्टम के ऊपर जो बात की है
कि जनाब नहीं, वफाकी हुकूमत ने भी तो सोलर सिस्टम पे टैक्स और सोलर सिस्टम को मजीद जो है मार्केट में लाने की जो बात की है, उससे समझता हूँ कि बहुत फ़र्क पड़ेगा, और पड़ा भी है। क्योंकि इस वक्त मोस्टली सिंध के अंदर जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि कहीं भी वापडा की तरफ से बिजली है ही नहीं, और लोग जो है बेचारे उन वापडा की तारों पर जो है ना कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं, और कम से कम इतना तो फ़ायदा होता है सिंध के अवाम को। और सिंध के कई अराकीन असम्बली पिछले मुख्तलिफ सेशन में आपने देखा होगा कि वो चिल्लाते हुए नज़र आए कि अल्लाह का वास्ता है, रसूल का वास्ता है कि हमें बिजली दें, हमारे पास बिजली आती नहीं, बिल आते हैं। तो अतीक साहब आपकी तरफ आऊँगा सर, इतने बड़े बड़े बिल जो है आम लोग जो भर रहे हैं, सोलर सिस्टम और सोलर इंडस्ट्री जो है वो भी बड़ी अहम है। समझते हैं कि अब सिंध के अंदर जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ अजला में राइट तो है नहीं, लोग बेचारे सोलर प्रोडक्ट लेते हैं, वो भी इतनी महंगी मिलती थी, मगर इस बजट में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नवीद सुनाई है वफाकी हुकूमत ने कि सोलर जो प्लेट्स हैं, सोलर इक्विपमेंट है, उस पर जो है टैक्स, और हम उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। खुशाइन बात है ये अतीक साहब? बहुत खुशाइन बात है, लेकिन बात सारी ये है कि हमको फैक्ट पे जाना चाहिए। एनर्जी सेक्टर का प्रॉब्लम कब से चल रहा है? देखिए, तमाम लोग आवाम भुगत रहे हैं। इंसान की तनख्वाह से ज्यादा उसका बिल आता है। जब उसका बिल इतना आएगा तो वो क्या करेगा? बात सारी यही है कि देखें, अभी सैलरी पे भी जो टैक्सेस पे बात हो रही थी और लाइन कट गई थी जी, तो ये बड़ी अपसेटिंग सिचुएशन है जो सैलरी क्लास पे इतना बर्डन डाला गया है टैक्सेस का, और उनके स्लैब्स को ठीक नहीं किया गया, और अगर स्लैब्स को आगे पीछे भी किया गया तो वो बर्डन तो 35% से बढ़ के 45 हो गया है। ये तो वो सारा को टैक्स में दे देगा तो घर कैसे लेके जाएगा? ये बिजली का इतना बड़ा बिल वो कहाँ से अदा करेगा? बच्चों की तनख्वाह, बच्चों की दवा कहाँ से लाएगा, और घर का किराया कहाँ से देगा? और ये सारी चीजें, ये बहुत बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम देखिए होनी चाहिए कि सिंध हो या पूरा पाकिस्तान हो, सोलर पे कोई ऐसे इंसेंटिव्स लेके आने चाहिए जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स भी हैं, बिल्कुल, जो 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 इजी लोन्स दें, वो लोन्स दें, इजी इंटरेस्ट पे लोन्स दें, कम इंटरेस्ट पे लोन्स दें, मिनिमम इंटरेस्ट पे लोन दें, इस वाले इंटरेस्ट पे नहीं जो अभी हमारे यहाँ लागू है, उस इंटरेस्ट पे लोन दें, ताकि हर आदमी सोलर को अफोर्ड कर सके, और घर घर और फैक्ट्री और हर कारखाने पे सोलर हो, ताकि बढ़िया चले और जिंदगी आसान हो जाए। तो जिंदगी हो गई है बड़ी मुश्किल। एक तरफ सैलरी क्लास पे इतना बोझ, दूसरी तरफ एनर्जी सेक्टर का ये हाल, बिजली के इतने बड़े बड़े बिल, तो गुजारा कैसे होगा? देखिए, बात हो रही थी जब लाइन कट गई तो पेट्रोलियम की लेवी पे बात हो रही थी जी। मैं उसको क्लियर कर दूं कि उस वक्त मैं आपसे ये बात बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर लेवी को आप विड्रॉ नहीं करेंगे तो आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, और इसको मजीद बढ़ाएंगे तो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपका हर चीज, हर मूवमेंट बहुत महंगा हो जाएगा, और 10 से 15% तक आपका इन्फ्लेशन जो है वो रेज कर देगा। कंज्यूमर गुड्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी। एक तरफ आप कंज्यूमर गुड्स के सेल टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, दूसरी तरफ आपके सैलरी पे इतना, बिल्कुल, तीसरी तरफ आपकी एनर्जी पे इतना प्रॉब्लम है, चौथी तरफ आपका पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेवीज को बढ़ाने की वजह से। तो आप बताएं कि स्क्वायर वन किधर खड़े हैं? जीरो इकोनॉमी पे हर इंसान किधर खड़ा है? उसका क्या जवाब है? और दूसरी तरफ जो मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारे बोरोइंग का जो बर्डन है डोमेस्टिक का और एक्सटर्नल का, उस बोरोइंग का असर बोरोइंग इंटरेस्ट रेट की वजह से भी पड़ता है। बोरोइंग बढ़ती है, और जब बोरोइंग बढ़ती है तो इसका असर पूरी की पूरी इकोनॉमी में पड़ता है। ठीक है सर, मैं वाइंड अप की तरफ भी जा रहा हूं। मुझे ये मुख्तसर बताइएगा कि कल सिंध का बजट पेश होने जा रहा है 2024 और 25 का। क्या कराची के ताजिर, सिंध के ताजिर जो हैं सर, वो तवक्को रखें कि उनके लिए कम से कम जो सूबाई हुकूमत है वो फैसिलिटेट करेगी, प्रॉपर्टी टैक्स हो, ताजरों के ऊपर जो मज़ीद जो सूबाई टैक्सेस हैं उसमें कुछ न कुछ कमी हो, और ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियल जोन जो हैं जैसे कि कायम किए गए हैं मुख्तलिफ जो है वक्तन वक्तन हम देखते हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध और सिंध हुकूमत, चाहे वो कराची जोन हो, ठट्टा हो, बदीन हो, लाड़काना हो, सक्कर हो, मीरपुर खास हो, नवाबशाह हो, ये जो इंडस्ट्रियल जोन बनाते जा रहे हैं इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। कल की बजट को कैसे देख रहे हैं? सिर्फ इस पर अगर थोड़ा सा कमेंट्स कर दीजिएगा तो मैं वाइंड अप की तरफ जाऊँ। अतीक साहब, काबिल 27 काम किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, बहुत बुरा हाल था पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, वो मसला जी इसी हद तक हल हुआ है। बड़ी अच्छी अच्छी बसें आई हैं, लोग आराम से
थोड़े से पैसे देकर अपने घरों को चले जाते हैं, अपने घरों से अपने दफ्तर आ जाते हैं। ये सिर्फ से काम नहीं चलने वाला ना, हमारा बिजली का मसला भी हल होना चाहिए। बिल्कुल। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारे और भी बहुत सारे मसाइल हैं, जिन मसाइल पे सिंध गवर्नमेंट को तवज्जो देने की जरूरत है, और वो है हमारा ह्यूमन कैपिटल। पीने का साफ पानी बिल्कुल आना चाहिए, आसानी से आना चाहिए, नलों में आना चाहिए। हेल्थ सर्विसेज पे बहुत ज्यादा अच्छा बजट रखा जाए ताकि इसमें रिलीफ मिले। कोई बीमार हो, किसी को सर्जरी हो, तो वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जाकर वो इलाज करा सके। और साथ साथ एजुकेशन जो सबसे बड़ा सेक्टर है, उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है ये बात कि एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट और एजुकेशन का जो बिल्कुल। ग्रोथ एक्सपेंशन है वो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। इफ्तिकार शेख साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा सर, वाइंड अप की तरफ। आप समझते हैं कि कल सिंध का बजट ताजिर बरादरी, ताजिर कम्युनिटी क्या समझती है कि उनके लिए कुछ ना कुछ खुशाइन होगा या कुछ तवक्को रखते हैं आप सिंध की बजट से? सर देखिए जी, बजट तो देखिए बजट आता ही है टैक्सेस लगाने के लिए, रिलीफ देने के लिए। बजट तो हमने पिछले कई सालों से देखा ही नहीं है। बिल्कुल। कई सालों से बजट आता है, टैक्स ही लगता है। और ये सिंध का बजट भी जो है, ये हमारे से तो बात नहीं, हमने तो सिर्फ एक्साइज के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है कि सिंध का बजट जो भी बनाए उनसे यही रिक्वेस्ट की है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें। आप 127 अरब रुपए इकट्ठे करते हैं, सिंध गवर्नमेंट इकट्ठी करती है और पूरे सिंध पे लगाना है, लेकिन कराची पे लगाएं आप जी। लेकिन कुछ कराची का भी ख्याल करें, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उधर करें। तो K4 पर भी बात हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो ये बातें हमने कराची के लिए तो की। अब देखें कल क्या देते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं कि कल क्या आना है, लेकिन बजट तो बजट ही है, बजट तो टैक्स लगने वाला ही आता है। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। शेख साहब और इफ्तिकार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ खान फरान साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी आहे। सुभाणे जेको बि फ़ैसिलो थींदो उहो वॾो अहम आहे, पर सिंध हुकूमत जेके मनसूबा ऐं ख़ासि तौर पर सुभाणे जेके पघारुनि में वाध वारी ॻाल्हि कई आहे, उहा माण्हुनि खे इंतज़ारु आहे त घटि में घटि 10% खां वधीक पघारूं हुजनि जेके आम माण्हुनि खे मिली बि सघनि। ऐं छो जो जेका इम्तियाज़ खान फरान ॻाल्हि कई, अगरि तव्हां कैलकुलेशन कयो त अगरि 20% या 10%, पर उन खां वधीक महांगाई थी वई आहे। महांगाई अगरि एतिरी वधी वई आहे त पघारुनि में बि इज़ाफ़ो थियणु खपे। इन सां गॾोगॾु कराची खां कशमोर ताईं सिंध हुकूमत खे जेके मनसूबा आहिनि, जेके विफ़ाक़ जी तरफ़ां रुकियल आहिनि ऐं सिंध हुकूमत जी तरफ़ां रुकियल आहिनि, उन्हनि खे बि ख़तमु करणु खपे ऐं घटि में घटि माण्हुनि खे उन मां रिलीफ मिली सघे। आफ्ताब मोगरी खे सुभाणे ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।